हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th आपका पॉलिटिकल साइंस का एनुअल एग्जामिनेशन जो आपका है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स है वो इस वीडियो में करवाने वाला हूं। साथ ही साथ आपके लिए कार्टून की और एक मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कैसा आता है और इवनिंग शिफ्ट का पेपर कैसे आता है वो दो जो वीडियोस है और अपलोड कर दूंगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। आइए बात करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका सबसे पहले आता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती। इससे पहले हमें एक क्वेश्चन एक और समझना पड़ेगा कि संविधान क्या है। दोस्तों, संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है और हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय आपका लगता है। आप सबको ये बात पता होगी। इसके साथ ही देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है संविधान की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप बताइए कि भैया बहुत सारे कारण हैं। पहला, देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता हमें पड़ती है। हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि देश में कानून व्यवस्था संविधान द्वारा ही बनाया जाता है। साथ ही सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। साथ ही देश के विभिन्न जाति हैं, धर्म हैं, वर्ग हैं, उन लोगों के साथ रहें, ऐसे में उनके बीच मतभेद ना हो और अगर प्रकार से मतभेद अगर हो भी रहे हैं तो हमें उनमें तालमेल बैठा के रखना है, उन्हें एक साथ रखना है। इसलिए भी हमें संविधान की आवश्यकता आपकी पड़ती है। इसके अतिरिक्त आपका नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और सरकार हो या समूह हो, संगठन के बीच तालमेल बिठाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। आपकी बुक में 4 अधिकार, आपके 4 कार्य हैं। पहला, हमें एक ऐसा बुनियादी काम संविधान देता है, बुनियाद बनाता है जिसमें आपका आम जनता में समन्वय और विश्वास कायम रहे। दूसरा जो बोलता है कि सरकार कैसे बनेगी, निर्णय कौन लेगा, शक्ति किसके पास होगी। तीसरा, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। और चौथा, सरकार को इतना शक्तिशाली बनाना जिससे वे आम जनता की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आपकी बुक में ये 4 पॉइंट है, बाकी मैंने ये लिख दिए, ये भी आप लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। 6 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है। भैया बताइए, भारतीय संविधान उधार का थैला क्यों है। यह भारतीय संविधान बहुत सारे संविधान के स्रोतों से लिया गया है। क्या ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सही है। क्योंकि भारतीय संविधान को उधार थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत की संविधान जो है विश्व के अनेक देशों से संविधान और अलग अलग प्रावधान आपका तैयार किया गया है। भारत के संविधान में विश्व के अलग अलग सभी जो संविधान की बातें अच्छी अच्छी ले ली गई है। अब कहां से क्या लिया गया ये जरूर आपको याद करना है। जैसे कि आपका अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य आपका, जैसे आपको पता होगा मौलिक अधिकार का जो वर्णन है भाग 3 में है, अनुच्छेद आपका 12 से लेकर 35 में है। ये बातें भी याद रखनी है। साथ ही सोवियत आपका जो सोवियत संघ है मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 का में है, ठीक है, ए में मान कह लो एक प्रकार से। और जो मौलिक कर्तव्य आपके हैं वर्तमान में 11 है। और जो शिक्षा का अधिकार है प्राथमिक, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को है, वो आपका 11वां मौलिक आपका कर्तव्य है। इसके साथ ही आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशित तत्व लिए हैं जिनका वर्णन आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है आपका है, और भाग 4 में इसका वर्णन है। जर्मनी से हमने आपातकालीन शक्तियां, आप सबको पता होगा आपातकाल को लेकर के 3 अनुच्छेद है, 300 आपका 52 है, 300 आपका 56 है, 300 आपका 60 है। ये आपका हमने जर्मनी से लिया है। फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है 17 आपका 89 में लगा था, वो हमने ले लिया है। ब्रिटेन से चुनाव प्रणाली है, ब्रिटेन से हमारा संसदीय व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन से, क्योंकि उसका हम पर शासन था। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या संशोधन की जो प्रक्रिया है आप सबको पता होगा 368 के अनुसार हम लोग संशोधन करते हैं। संशोधन की 3 प्रक्रियाएं होती हैं, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की विशेषता बताइए, क्या विशेषता है हमारे संविधान की। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे सफल संविधान है। भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला है, मतलब दोनों तरह के जो चीज़ें हैं भारत के संविधान में आपकी समाहित हैं। साथ ही भारत के संविधान में अलग अलग देशों के मौलिक प्रावधान जो हैं वो लिए गए हैं, जैसा हमने ऊपर भी बात की, मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशित आयरलैंड से। साथ ही भारत के संविधान जो है संसदीय प्रणाली आपकी है जो कि हमने ब्रिटेन से ली है। साथ ही एकल नागरिकता की व्यवस्था, जिसमें आपको पता होगा कि भारत कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी और देश के नागरिक नहीं बन सकते, ये एकल नागरिकता का प्रावधान है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारा है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी याद रखो 2 नंबर में। उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को वर्णन है, बिल्कुल सही। और भारत के संविधान जो है तो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। ये सारे पॉइंट्स आपको उसमें बताने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका द्वारा
किए जाने वाले रिट कौन से हैं? भाई देखो, पहली बात तो 5 रिट आपके हैं, जिसमें आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, निषेधादेश है, अधिकार पक्ष है। इसने बोला है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तो न्यायालय अनेक प्रकार के रिट जारी करता है, जिन्हें परम आपका रिट कहते हैं एक प्रकार से। तो पहला हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा क्या होता है कि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को उसके न्यायालय के समक्ष मतलब लाया जाता है। अब उस व्यक्ति के खिलाफ अगर आपके पास साक्ष्य है, मतलब सबूत हैं, तो उसे भाई आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर उसे गिरफ्तार करने का तरीका गलत है, गैर कानूनी है, उसके खिलाफ जो सबूत है वो असंतोषजनक है, सबूत है ही नहीं, तो फिर न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश दे देगा। परमादेश में क्या होता है कि आप जब कोई मान लो कि सार्वजनिक पद पर है, मान लो एक पुलिस वाला है, सार्वजनिक पद का अधिकारी है, वो अपना दायित्व पालन नहीं कर रहा है, वो सुरक्षा नागरिक में नहीं कर रहा है, या यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा है उसको सॉल्व नहीं कर रहा है, तो आपका जो उसमें बाधा होगा, आपको कोई मार दे, आपको कोई कुछ कर दे, तो वो अपने कार्य को उसने नहीं किया, उसके कार्य नहीं करने के कारण आपके अधिकार का हनन हो गया, तो फिर न्यायालय जो है परमादेश जारी करेगा उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ कि भैया आप अपना काम करो। तीसरा आपका है निषेध आदेश। जब एक निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। मान लीजिए आपको जैसे पता ही होगा, ऐसे पिरामिड आकार का हमारी न्यायपालिका है, अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के बारे में फैसला कर सकता है, बाकी निचली अदालतें जिसमें उच्च भी कर सकती, लेकिन बाकी दो नहीं कर सकती। मान लीजिए कि जिला ने और अधीनस्थ ने यह काम कर दिया कि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई मामला बोल दिया है, लेकिन इनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, ये इस पर बोल ही नहीं सकते थे, तो यहां पर ऊपर की अदालतें फिर रोक लगा देंगी, भाई ऐसा आप नहीं कर सकते हो। अगला है अधिकार पक्ष। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है और किसी ऐसे पद पर नियुक्त हो जाता है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय जो है अधिकार पक्ष आदेश जारी कर उसे पद से कार्य करने से रोक दे सकता है। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है एसडीएम बन गया, ठीक है, सीधा सीधा कोई एसपी बन गया, डीएसपी बन गया, लेकिन उसकी योग्यता नहीं है, तो पता चलने पर उसे उसके पद से हटा देना चाहिए, और वही प्रक्रिया जो है वो अधिकार परीक्षा में होती है। उत्प्रेक्षण रिट में क्या होता है, जब कोई छोटी अदालत आपकी होगी या कोई अधिकारी हो गया ऐसे किसी मामले का काम कर देता जो उसके क्षेत्र में नहीं था, तो इससे मामला लेकर के छोटी अदालत से किसी बड़ी अदालत को, छोटे अधिकारी से लेकर किसी बड़े अधिकारी को मामला दिया जाएगा कि आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आपसे मामला लिया जा रहा है। ये पॉइंट्स आपको बताने हैं। ये एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता है, 6 नंबर में देखो फर्स्ट जाएगा, या तो मॉर्निंग में आएगा या इवनिंग में आएगा, इसको मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को समझ लो। मौलिक अधिकार, मौलिक आपके राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में क्या अंतर है? दोस्तों पहली बात तो ये कि मौलिक जो अधिकार है इसे हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, राज्य के नीति निर्देशित तत्व हमने आयरलैंड से लिया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है, और जो आपके राज्य के नीति निर्देशित तत्व है भाग 4 अनुच्छेद आपका 36 से 51 में है। इसे भारतीयों का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के लिए हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाए हैं। यह सरकार के महत्व को घटाता है मौलिक अधिकार, और यह सरकार के महत्व को बढ़ाता, उल्टा करना पड़ेगा। इसके साथ ही ये नागरिकों के लिए अधिकार है, और ये पूरे राज्य के लिए है, जो बाद में नागरिकों को ही प्राप्त होता है, और इसे लागू करने के लिए आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं। किसको? मौलिक अधिकार को। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर लागू नहीं होते तो आप कहीं नहीं जा सकते, भाई लागू करे न करे वो राज्य की या सरकार की मर्जी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं? आप बताइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका जो है वो आपका 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं, जो आपका श्रम करवाया जाता है तो अपराध होता है, उसको नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर किसी से जबरन काम करवाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, तो वो भी गलत, नहीं करना चाहिए। साथ ही बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, और किसी से भी दास प्रथा, गुलाम बनाकर कम मजदूरी या मनुष्य का क्रय विक्रय, मनुष्य को बेचना या खरीदना, या फिर बंधुआ मजदूरी जिसमें व्यक्ति को गुलाम बना लेते हैं और कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, बस काम करवाते बेड़ियों में जकड़ के, तो ये सारे काम आपके नहीं होने चाहिए, आपको बताना है। इसका वर्णन आप सबको पता ही होगा, अनुच्छेद आपका 23 और 24 में, ठीक है, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है आपका। भारत संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का आपको वर्णन करना है। देखो भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। अगर 7वें की बात करें तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 44वें संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 1978 में। यह भी याद रखना, याद रहेगा कि संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44 अमेंडमेंट के माध्यम से हटा दिया गया है। हम 6 मौलिक अधिकारों की बात कर लेते हैं। पहला आपका है समानता का अधिकार। 14 से 18 में समानता के अधिकार का वर्णन है, और इसके साथ ही आपको बताना है कि इसमें आपका किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुगंधा का अधिकार का जो वर्णन है आपका 19 से आपका 22 में है, जिसमें आप फ्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम धंधा खोल सकते हैं, ये बातें आपको बताई गई हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका है 23-24 अनुच्छेद में, जहां आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता, आप काम जो कर रहे हो उसका पारिश्रमिक आपको मिलना चाहिए, और बंधुआ मजदूरी नहीं हो सकती।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका है अनुच्छेद आपका 25 से 28 में है, जिसमें आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपना आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें हैं। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित जो अधिकार आपका है वो आपका 30 से आपका 29 से आपका 30 में है, ठीक है, ये 30 आपका इसमें रहेगा। 31वां जो है वही संपत्ति का अधिकार हुआ करता है, लेकिन 31वां हम काट देते हैं, तो 29 और 30 इसको याद रखना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में, और इसी अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा और हृदय की संज्ञा आपकी दी है। अगला मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। कर्तव्य समाज में रहते हुए जो कोई भी व्यक्ति मान लो है तो कोई कार्य दूसरे लोगों को लाभ या वह समाज के कल्याण के लिए इच्छा ना होते हुए भी करना पड़े, उसे हम कर्तव्य कहते हैं। भाई आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो क्योंकि आप दूसरों को और समाज को कल्याण करना चाहते हो। साथ ही समाज और राज्य में रहते हुए व्यक्ति को कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है। भारतीय संविधान अगर हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की, तो ये आपका भैया 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से समाहित किया गया। वर्तमान में आपके 11 आपके मौलिक कर्तव्य आपके आते हैं। कौन कौन से हैं, कुछ के नाम याद कर लो कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत के संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करेगा, सम्मान करेगा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगा, प्रकृति की रक्षा, हमारा जो प्रकृति पर्यावरण है उसकी रक्षा करेगा, और सभी लोगों में, आपसी लोगों में, नागरिकों में भाईचारे को बढ़ावा देगा। और माता पिता का संरक्षण काम जो है कि भैया कम से कम 6 से लेकर 14, ठीक है 14 ये 6 से लेकर 14 तक जो बच्चे आपके हैं उम्र के, उनको निःशुल्क शिक्षा आपकी देनी पड़ेगी, और देश की रक्षा आपको करनी चाहिए। सारे आपके कर्तव्य हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए 3 नंबर में बहुत आता है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा जो उदाहरण आपका है वो प्राचीन आपका यूनान नगर का है, तो यहाँ पे आपको बता देना है। दूसरा प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है जहां जनता एक स्थान पर आपकी होती है, प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होती है, दैनिक कार्यों के आपके फैसले लेती है सरकार चलाने के लिए। इस तरीके से लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि सीधे चुनाव करती है, इस वाले में याद रखना। अगला अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां आपका आधुनिक विशाल जनसंख्या वाले राष्ट्रों में प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है व्यवहारी नहीं हो सकता, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, एक जगह सारे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए आम जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने किसी जगह पर खड़ा नहीं हो सकती, इसलिए अपने प्रतिनिधियों को चुनती, जैसे एमपी हो गया या एमएलए को हो गया, उसको हम चुनते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। इस तरीके से लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि सीधे रूप से चुनती तो है, लेकिन वो उनके लिए काम करता है कि जनता सरकार में भाग नहीं ले सकती है। अगला ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट आपका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका बताइए जरा सर्वाधिक वोट से आपका जीत प्रणाली और समानुपातिक प्रणाली में क्या अंतर आप पाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कि सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली जो है पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है। समानुपातिक में क्या होता है, एक पूरे देश को ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। यहां पर क्या होगा, छोटे छोटे भागों में, जैसे 543 सीटें हैं, यहां पर एक देश में ही जितनी सीटें, मान लो यहां कितनी भी हैं, 200 भी हैं, तो एक ही जगह पर चुनाव होगा यहां पे। और यहां बताइए एक क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा, क्योंकि 543 है तो एक एक जगह से एक एक व्यक्ति। यहां पर सारा चुनाव ही एक ही जगह हो रहा है, तो कई प्रतिनिधि हो सकते हैं, कितने, कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, क्योंकि एक जगह ही चुनाव हो रहा है। उसके बाद जो ये वोट है ये प्रत्याशी को मिलता है। यहां पर भारत में क्या होता है, हम प्रत्याशी को वोट देते हैं और यहां पर पार्टी को वोट मिलता है समानुपातिक वाले में। साथ ही पार्टी को प्राप्त जो वोट है उससे कम या ज्यादा सीटें मिल सकती हैं भारत वाले में, क्योंकि क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि आपको जितना चाहिए होता है उतना मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि 100 सीटें, 100% वोट है, ठीक है। अब इस वाले में क्या हुआ कि एक पार्टी है, उसको जीतने के लिए केवल 21% वोट चाहिए था, 79 नहीं चाहिए था, ठीक है, तो हमने 79 काट दिया आपका। 21% में क्या हुआ कि वो जो हारने वाला वो भी 20 लाया था, तो परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं होगा, वोट में ज्यादा अंतर नहीं होता, बस आपको थोड़ा आगे होना पड़ता है जीतने के लिए। इसमें ऐसा अक्सर हो जाता है कि सीट ज्यादा और कम हो जाती हैं। विजयी उम्मीदवार को यहां 50+ आपका वोट की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब 50+ जो वोट है आपके, 100 में से 51 लोग वोट दे ही दे, इसकी आवश्यकता हमारे वाले में नहीं होती है। और ये यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके में और भारत में है। यहां पर हर पार्टी को जितना आपका वोट मिलेगा उतनी सीट मिलेगी। यहां विजयी उम्मीदवार को बहुमत की आवश्यकता होती है, मतलब 51% वोट चाहिए। ये इजराइल और नीदरलैंड में आपका इस तरह की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन आपका है कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार किसे कहते हैं। जैसा हमने बात किया, किसी भी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र के भेदभाव के बिना 18 वर्ष पर भारत के सभी नागरिकों को मतदान करने के अधिकार को हम सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार कहते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसे कहते हैं इंग्लिश में। अनुच्छेद आपका 324(1) के माध्यम से किसकी स्थापना की गई, तो आप बता सकते हैं। इसमें आपका निर्वाचन आयोग की भारत की स्थापना की गई है, जो भारत में चुनाव संबंधित कार्यप्रणाली को चलता है। आप यही बता दो कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम जो था वो सुकुमार सेन था। क्या नाम था, सुकुमार सेन। और वर्तमान के आपके हैं राजीव कुमार। दोनों में से एक का नाम तो कंफर्म आता है, इस बात को याद रखना। भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करेगा ऑब्वियसली। भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, आपको मैंने बताया। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान
वर्तमान में आपके हैं राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार आप याद कर लीजिए, बहुत आपको एग्जाम में आ सकता है। परिसीमन आयोग किसे कहते हैं? कभी कभार क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं लोग, बट इसको मत छोड़ो, कभी कभार आ जाता है 2 नंबर में तो फंस जाता है बच्चा। भाई देखो, निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली एक संस्था है जो क्षेत्रों का सीमांकन करती है। जैसे आपने दिल्ली में अगर 70 सीटें हैं विधानसभा की, तो जो बांटा गया है उसको बांटा किसने है? परिसीमन आयोग ने बांटा है एक एक इलाके में आपका, कि ये मॉल टाउन का है, ये आजादपुर का है, ये बुराड़ी का है, इस तरीके से आपका बांट दिया गया उसको। और ये क्षेत्रों का सीमांकन आपका करता है, सीमांकन आपका ये परिसीमन आयोग, और ये राष्ट्रपति के द्वारा ही इसका गठन इसका भी किया जाता है। आप याद रखना कि भारत में निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली संस्था जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करती है और आरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण करती है, उसे परिसीमन आयोग कहते हैं। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष का गठन राष्ट्रपति करता है। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन आपका है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के 4 महत्व लिखिए। पहली बात आप बताइए कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार जन प्रभुसत्ता सिद्धांत लागू होता है। जनता इसमें वास्तविक रूप में एक प्रभावी भूमिका में आती है। दूसरा, ये लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप है, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आप वोट देने का आपको अधिकार है, तो आप अपनी बातें रख पाएंगे और राजनीतिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। इससे राजनीतिक जागरूकता आती है, लोग जागरूक होते हैं अपने अधिकारों के, अपनी चीजों के प्रति। ये सारे पॉइंट्स आपके हैं। ये क्वेश्चन भी देखो लास्ट एग्जाम में भी आ गया था और इसके चांसेस फिर से भी होते हैं कि भाई जरा बताओ निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या है। भैया आप बताओ, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची बनाता है, चुनाव की तिथि तय करता है, चुनाव का आपका निरीक्षण करता है, चुनाव सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, चुनाव परिणाम जो है वो घोषित करता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाता है। इसके साथ आप बता सकते हैं कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग भारत की चुनाव व्यवस्था में आप क्या सुधार चाहते हैं। आप बोल सकते हैं कि धन का जो प्रयोग है वो सही से किया जाए, पहला पॉइंट, जो सुधार आप चाहते हैं हमारे चुनाव में। दूसरा सुधार आप बताइए कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। तीसरा सुधार आप बता सकते हैं कि जो हमारा बाहुबली नेता है या जो आपराधिक प्रवृत्ति के नेता है उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। साथ ही चुनाव में जो धांधलियां होती हैं, धांधली आपको पता ही होगा, जो गड़बड़ियां आप होती हैं और इसका गलत दुरुपयोग होता है जिताने हरवाने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय चुनाव अगर हम एक सुधार चाहेंगे तो जनता बहुत ज़्यादा अवेयर होनी चाहिए। ये भी मैं चुनाव में चाहूँगा जनता बढ़ चढ़ के भाग ले और वोट भी करे। ये भी एक व्यवस्था ऐसी कुछ करनी चाहिए कि जनता सही सही आपका वोट दे, ताकि एक जो व्यवस्था है हमारी वो चलती रही। सारे पॉइंट्स आप इसमें बता सकते हैं। लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यताएं आपको चाहिए? तो अगर आप लोकसभा या विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो भारत के नागरिक हो, 25 वर्ष आयु हो, किसी सरकारी पद पर ना हो, पागल व दिवालिया ना हो, तो आप लोकसभा या विधानसभा के मेंबर जो है वो बन सकते हैं और उस व्यक्ति पर कोई भी चोरी या किसी तरह का आपराधिक केस ना हो। अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं, किसके? राज्यसभा के, तो भाई साहब राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष की आयु चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन जैसे ऊपर थी कि आप पागल दिवालिया नहीं होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने, वो सारी बातें, बस उम्र जो है वो 30 साल आपकी राज्यसभा की होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय चुनाव प्रणाली में प्रमुख दोष कौन कौन से हैं? तो आप बताइए भारत की चुनाव प्रणाली में ये दोष हैं और इन्हीं को आप बता सकते हैं कि ये सुधार होने चाहिए। दोष क्या है? वोटों का खरीदा जाना, तो आप बोल दो वोटों का खरीदा जाना बंद होना चाहिए, ये सुधार आप चाहते हो। सांप्रदायिकता फैलाना, तो आप बता दो कि भाई चुनाव में सांप्रदायिकता नहीं फैलाई जानी चाहिए, ये सुधार आप चाहते हो। हिंसा और जाति धर्म के नाम पर वोट ना मिले, तो आप बोल दो कि ये सुधार मैं चाहता हूं कि वोट जो है जाति धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। आपराधिक लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए, ये सुधार आप सुधार चाह रहे हो। लोक लुभावने जो वादे होते हैं, जैसे जनता के साथ वादे किए जाते, इतना पैसा देंगे, इतना ये करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। और धन का जो अधिक प्रयोग है वो नहीं होना चाहिए। ये सारे दोष भी हैं और आप इनको सॉल्यूशन में भी कर सकते हो कि ऐसा होना चाहिए। भाई वोट नहीं खरीदा जाना चाहिए, सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट आप बना सकते हो अच्छे से, तो ये पॉइंट आपका रहेगा। कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में क्या अंतर है भैया बताइए। सबसे पहले आप बताइए संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित जो भी आपके विषय हैं वो धन विधेयक है आपका, उसको लोकसभा में ही पारित किया जाता है। सामान्य विधेयक पर चर्चा करने के लिए या धन विधेयक पर संशोधन परिवर्तन करने के लिए राज्यसभा में भी बात आती है। कर प्रस्ताव हो गए, बजट हो गया, वार्षिक वित्तीय आपके वक्तव्य हो गए, वो सारे लोकसभा में होते हैं। संवैधानिक संशोधन जो है वो राज्यसभा में है और संवैधानिक संशोधन आपका लोकसभा में। कॉमन पॉइंट्स देखो कौन कौन से हैं। प्रश्न पूछकर, प्रश्न पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव ला करके, अविश्वास प्रस्ताव ला करके, कार्यपालिका पर नियंत्रण, सेम काम वो आपका राज्यसभा में भी होता है। सेम पॉइंट देखो, ये सेम था और ये भी सेम आपके 2-3 पॉइंट काफी ज्यादा सेम आपके हैं। साथ ही उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपातकाल की घोषणा, आपकी स्वीकृति अस्वीकृति, वो आपका राज्यसभा भी आपकी करती है, उसमें उसकी भूमिका भी थोड़ी रहती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में काम, तो बिल्कुल यहाँ भी यही रहेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपका राज्यसभा भी कार्य करती है। साथ ही समिति आयोग का गठन करती है और उसके प्रतिवेदन पर चर्चा करती है। बिल्कुल सेम ये भी राज्य सूची के जो विषय है उस पर कानून आपका राज्यसभा बनाती है, इस बात को याद रखना। तो केंद्र और संघ पर लोकसभा है, राज्य सूची पर राज्यसभा है।
राज्य जो है राज्यों की सभा है, राज्य को राज्यों की सभा भी कहते हैं। यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में हो सकती है। और धन का याद रखना कि धन संबंधित जो भी विधेयक आएगा वो केवल लोकसभा में ही आएगा, तो ये इस बात को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका के प्रमुख आपके प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए कार्यपालिका के प्रमुख आपके 3 प्रकार हम बात करते हैं, जिसमें से 2 प्रकार हम करते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद जब बंटवारा करते हैं तो 1 2 और 2 आपका और 3 कर देते हैं। तो पहला आपका जो प्रकार होता है वो सामूहिक नेतृत्व होता है, दूसरा व्यक्तिगत नेतृत्व पर सिद्धांत पर आधारित होता है। जो सामूहिक नेतृत्व है उसमें आपके 2 पॉइंट होते हैं, संसदीय प्रणाली और अर्ध अध्यक्षात्मक। संसदीय प्रणाली में सरकार का जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है, वो विधायिका दल में विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है, वह विधायिका के प्रति मतलब संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें भी सेम पॉइंट वही है, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ जो आपका प्रमुख है राज्य का वो राष्ट्रपति है, भारत में भी सेम है, राज्य ही है, लेकिन भारत में राजा का ऑप्शन भी है, भारत वाले में राजा भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका वाला है, यहाँ राजा नहीं बन सकता, कन्फर्म है। सरकार का प्रमुख सेम वही हमारी तरह प्रधानमंत्री ही होगा, और मंत्रिमंडल और उसका प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जवाब दे रहेगा। सेम पॉइंट देखो थोड़ा सा मिल रहा है, ये सेम पॉइंट्स हैं। अब ये कहाँ कहाँ है जैसा मैंने बता दिया, ये पहला वाला जो है ये भारत में है, ब्रिटेन में इस तरह की व्यवस्था, जापान में है, पुर्तगाल में है। दूसरा वाला आपका है फ्रांस में, श्रीलंका में और रशिया में अर्ध अध्यक्षात्मक। और अध्यक्षात्मक जो है इसमें राष्ट्रपति ही दोनों, सरकार का भी और देश दोनों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को चुनाव जनता करती है तो सीधा जनता द्वारा होता है, जैसे हमारे देश में नहीं होता ऐसा। और वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता क्योंकि जनता ने चुना तो जनता के प्रति होगा वो। और इस तरह की व्यवस्था जो है वो यूएसए में है, मतलब अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था आपकी है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का आपका वर्णन करना है। ये एग्जाम में कई दफा आ जाता है तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। आप सिंपली बताइए कि मंत्रालय का जो आवंटन है, किसको कौन सा मंत्रालय देना है, खेल मंत्रालय है, शिक्षा है, रेलवे है, वो सारा काम प्रधानमंत्री का होता है, किसको क्या देना है वो देगा। मंत्री परिषद का नियंत्रण, कौन मंत्री क्या कर रहा है, किस तरह की व्यवस्था कर रहा है, उस पर सारा नियंत्रण प्रधानमंत्री का होता है। विभिन्न विभागों में तालमेल, अगर कोई विभाग है, रेल मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है, उन सब में एक तालमेल बैठाने का काम भी प्रधानमंत्री का होता है। मीडिया तक पहुंच, जैसे आपको पता होगा 2016 में प्रधानमंत्री जी आए और बोले कि नोटबंदी कर रहे हैं, तो मीडिया तक उनकी बहुत तगड़ी वाली पहुंच होती है। और मंत्री परिषद को अपदस्थ करना, मंत्री परिषद को अपदस्थ का मतलब मंत्री परिषद को हटा सकते हैं कभी भी। विदेशी यात्राओं में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उनकी राष्ट्र नेता की छवि होती है, एक मजबूत नेता की। राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम करते हैं, राष्ट्रपति को जो कुछ बताना होता है, संसद की जो चीजें हैं वो प्रधानमंत्री स्वयं बताते हैं अपनी माध्यम से। और सरकार की केंद्र की धुरी होते हैं। अधिकारी वर्ग का मतलब है जो IAS IPS अधिकारी हैं उन सब पर नियंत्रण होता है, और बहुमत दल के वो नेता होते हैं। सारे पॉइंट्स आपको प्रधानमंत्री की शक्तियों के बता देने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का वर्णन कीजिए। भाई सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, एग्जाम में बहुत आता है, इसको समझिएगा। तो पहला होता है मौलिक। अब मौलिक का मतलब है यहां हमारे वाले मौलिक अधिकार की बात नहीं हो रही है, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार की बात हो रही है, जहां केंद्र और राज्य के बीच में विवादों को कौन सुलझाता है, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। कैसे सुलझाता है, अपने मौलिक अधिकार के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के माध्यम से। दूसरा रिट संबंधित जो आपका है, इसमें मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित बातें होती हैं। अपीली क्या होता है, अपील मतलब अपील करना, माय लॉर्ड मैं अपील करता हूं मेरी बात सुन, उस सेंस में ये। तो दीवानी और फौजदारी 2 तरह के केस होते हैं। कितने, दीवानी और फौजदारी। दीवानी जो है वो प्रॉपर्टी से संबंधित होता है, फौजदारी लूटमार अपहरण हत्या से संबंधित होता है। इन दोनों मामले से जुड़े जो फैसले हैं निचली अदालतों के, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय सुना सकता है उनके अपील करने पर। सलाहकारी जो है वो जनहित मामलों पर आपका कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। और विशेषाधिकार में किसी भारतीय अदालत द्वारा दिए गए जो स्पेशल पिटीशन है उस पर भी आपका फैसला सुना सकता है। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि हमें संसद के 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। वाई डू वी नीड टू, आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट आपका है, 2 हाउसेस कह सकते हो आप। वाई डू वी नीड 2 हाउसेस। यहां पे आप बता सकते हैं कि पहली बात तो ये है कि 2 सदन अगर रहेंगे तो सभी वर्गों को समुचित क्या मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा। दूसरा, इस 2 सदन के होने से एक सदन में दूसरे निर्णय पर, किसी बात पर जब दोबारा चर्चा होगी तो किसी भी कानून के गलत बनने की जो संभावना है वह भी खत्म हो जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है संसदीय नियंत्रण के साधन। हम संसद को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो 4 हमारे पास तरीके हैं, बहस और चर्चा, कानूनों पर स्वीकार करना अस्वीकार करना, वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव।
सबसे पहले बहस करना होता है। बहस का मतलब है कि किसी भी मुद्दे पर आपका संसद में बहस होता है, जिसमें आपका एक प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल में क्या बेसिकली हम बात करते हैं कि भैया 12 से 1 का समय होता है, जिसमें संसद के जो मेंबर्स हैं वो सरकार से, मतलब प्रधानमंत्री है या उसके जो भी मंत्री हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप कर क्या रहे हो, वो सारी चीजें। शून्यकाल 1 से लेकर 2 का समय होता है। प्रश्न सेम पूछे जाते हैं लेकिन आंसर देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन प्रश्नकाल में अगर संसद के किसी सदस्य ने मंत्रिमंडल से कोई क्वेश्चन पूछा है तो प्रश्नकाल में उसे आंसर देना ही पड़ेगा, लेकिन शून्यकाल में ऐसा नहीं होता है। आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव, इसका मतलब आधे घंटे की चर्चा होगी और बोला जाएगा भाई हम बात आगे करेंगे नहीं अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे। तो ये सरकार को नियंत्रित करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है न्यायपालिका के पिरामिड नुमा संरचना का वर्णन कीजिए। आपको कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। पहले तो ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, उच्च न्यायालय है, फिर जिला न्यायालय है, फिर नीचे जाके अधीनस्थ न्यायालय है। ये आपके न्यायालयों की व्यवस्था है। जैसे आप इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको तीसरे पे और इसको लास्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितने आपके सर्वोच्च न्यायालय केवल एक ही होता है। उच्च न्यायालय आपके यहाँ वर्तमान में 25 हैं। जिला की बात करें 676 के आसपास हैं। अधीनस्थ की संख्या बहुत ज़्यादा है तो इसकी संख्या का वर्णन नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है बड़े बड़े जो फैसले हैं वो सभी को मानने पड़ते हैं। अदालत फैसला सुनाता है सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो तबादला है उसको हटाना या उसको कहीं और रखना, ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होता है। किसी अदालत का मुकदमा जो अपने पास मंगवा सकता है सर्वोच्च न्यायालय, किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय भिजवा सकता है कि भाई आप सुनवाई करो, ये नहीं काम कर पा रहे आप करो। अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में पॉइंट है, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय जो है निचली अदालतों के फैसले पर आपकी अपील में सुनवाई करता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा करता है और अपने अधीनस्थ जो आपके अदालतें हैं उनका पर्यवेक्षण भी आपका उच्च न्यायालय करता है। जिला न्यायालय जो है उसमें दायर जो भी मुकदमे हैं उनकी सुनवाई करता है, और निचली अदालत का मतलब अधीनस्थ न्यायालय के फैसलों की भी सुनवाई करता है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों के बारे में आपका जिला न्यायालय बात करता है। अधीनस्थ न्यायालय जो आपका है दीवानी फौजदारी से जुड़े जो मामले हैं वो अधीनस्थ न्यायालय ही सुनाता है, ये आपको याद रखना है। न्यायिक सक्रियता अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, 6 में भी आता है तो 2 में भी आता है। हम दोनों तरीके से इसको समझेंगे। पहली बात तो न्यायिक सक्रियता का अर्थ यही होता है कि जनहित याचिका जो है वो आप हो सकती है। मतलब पहले क्या हुआ करता था कि मान लीजिए ए है कोई, ठीक है, और इसके साथ गलत हुआ तो केवल यही न्यायालय जा सकता है अपने लिए केस करने के लिए। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति कि अगर ये सक्षम नहीं है, ये लायक नहीं है, समझदार नहीं है, तो इसके लिए कोई और अब चुनाव मतलब केस लड़ने जा सकता है। ये न्यायिक आपकी सक्रियता का पार्ट है। तो भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जो है जनहित याचिका है। इसमें कोई व्यक्ति जब आपका व्यक्ति जो है वो तब आपका अदालत में जाता है जब उसका कोई नुकसान हो और उसके इंसाफ चाहिए होता है। लेकिन 1979 के बाद क्या होता है कि भैया अगर पीड़ित व्यक्ति नहीं जा पा रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए न्यायपालिका में याचिका कर सकता है। ये बड़ी बात आपके निकल के सामने आती है। इसके बाद जनहित याचिकाओं की बहार सी आ गई। बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे लोगों ने लोगों के लिए केस करा। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदा ये हुआ कि सभी तक न्याय पहुंचा, सभी को न्याय मिलना आसान हुआ। न्यायपालिका की जो गरिमा है वो ज़्यादा अच्छी हुई और लोगों को न्याय मिला, शांति समाज में स्थापना हुई और फायदा ही रहा। लेकिन नेगेटिव ये है कि केस बढ़ गए। सर्वोच्च न्यायालय या जो भी न्यायपालिका उस पर केस बढ़ गया और विधायिका अपने काम या कार्यपालिका सही से काम नहीं कर पाई। ये सारे पॉइंट आपको बताने हैं। अगला है, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई परंतु उसकी आत्मा एकात्मक। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ है और संविधान में ऐसे अनेक प्रावधान है जिसमें एक स्पष्ट होता है कि भारत में संघात्मक शासन होने के बावजूद इसका स्वरूप जो है एकात्मक है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आपकी व्यवस्था है कि चाहे किसी भी आपका राज्य है उसकी सीमा का परिवर्तन जो है वो आपका भारत संघ कर सकता है। और नए राज्यों का जो निर्माण है अनुच्छेद 2 है। नए राज्यों का निर्माण जो है वो अनुच्छेद 2 में है। इस प्रकार भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है और व्यक्ति का जन्म किसी भी राज्य में हुआ हो भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नागरिक नहीं हुआ। वहां की पहचान हो सकती है कि आप यूपी बिहार के हैं, पहचान हो सकती है, लेकिन नागरिक आप केवल भारत के होंगे। भारत में एक आपका सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, एक जिसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है और ये सारे फैसले उसके अंतिम होते हैं, इसलिए इसकी आत्मा एकात्मक है। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो है केंद्र सरकार के नियंत्रण में आपके काम करते हैं। उपरोक्त उदाहरण से हम कह सकते हैं कि भारत की जो संघात्मक है जिसमें शक्ति का विभाजन होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार के पास सब कुछ है और जो व्यवस्थाएं हैं उसमें केंद्र में सबसे ऊपर शक्तियां लोगों के पास है। यहाँ पर अब कहा है कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन, संविधान में जो संशोधन है वो किससे संबंधित है और इसको कब पारित किया गया। तो 73वां जो संवैधानिक संशोधन है आपका है वो ग्रामीण स्थानीय शासन से है, 74वां आपका शहर के स्थानीय शासन से है और इनको जो पारित है 1992 में किया गया। एक साल बाद 1993 में लागू कर दिया गया। इसके साथ ही आप बता सकते हैं कि भारत में स्थानीय शासन जो है सबसे पहले आपका 1882 में लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। किसका? लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। उस समय आपका भारत में आया। उस समय इसे मुकामी बोर्ड कहते, क्या बोलते थे? मुकामी
बोर्ड कहा जाता था। ये बातें आपको याद रखनी है। साथ ही अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण स्थानीय शासन में कौन कौन से आपके आरक्षण किए गए हैं और इसके क्या लाभ हैं। देखो, महिलाओं के लिए आप पहले बताओ कि महिलाओं के लिए 1/3 जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई हैं। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी आपका सीटों का आपका आरक्षण है उनके अनुपात के हिसाब से। यदि प्रदेश की सरकार, राज्य सरकार चाहे तो ओबीसी लोगों को भी स्थानीय शासन में आरक्षण दे सकती है। इस आरक्षण से लाभ ये हो, महिलाएं आज सरपंच हैं, अनेक आपके क्षेत्रों में काम कर रही हैं। भारत में अनेक जो आदिवासी समूह हैं वे भी आपके इसमें जुड़ पाए हैं। साथ ही आपके जो आदिवासी लोग हैं, पहले तो उन्हें 73वें संविधान संशोधन से दूर रखा गया, लेकिन 1996 में जो आदिवासी क्षेत्र है उसे भी आपका स्थानीय शासन के अंतर्गत समाहित कर लिया गया। ये पॉइंट आपको यहाँ पर बता देना है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 74वां संवैधानिक संशोधन जो है आपको पता है शहर से संबंधित है, और शहर में जो पॉइंट्स आपको बताना है कि शहर वह क्षेत्र है जहां 5,000 लोग व्यक्ति रह रहे हैं, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं, और 75% जो लोग हैं द्वितीय या तृतीय के क्लास में लगे पड़े हैं। ये पॉइंट आपको शहर के लिए बताना है। ये पॉइंट आपका इनफ रहेगा। एक क्वेश्चन में आता है कि पंचायती राज जो त्रिस्तरीय प्रणाली है आपकी, उसकी व्यवस्था किसने करी थी या उसके लिए बात किसने कही थी, तो आपका ये बलवंत राय मेहता समिति ने करी थी। एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि ये बताइए 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन की क्या विशेषता है। तो पहला पॉइंट आपका बनता है इसमें त्रिस्तरीय आपका प्रणाली है। क्या है? त्रिस्तरीय आपकी प्रणाली है, त्रिस्तरीय आपकी प्रणाली है। दूसरा बताइए चुनाव की व्यवस्था है, किसकी चुनाव की व्यवस्था है। तीसरा आपका आरक्षण आपका होता है, आरक्षण दिया गया 73वें 74वें में। फिर हम लोग बात करते हैं राज्य चुनाव आयुक्त की, राज्य वित्त आयुक्त की, और विषयों का हस्तांतरण। टोटल 6 पॉइंट है। त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या होता है कि आपके 3 स्तर होते हैं, जिसमें सबसे नीचे अगर हम बात करते हैं यहाँ गांव होगा, फिर ब्लॉक समिति दूसरे में, तीसरे में जिला होता है। और त्रिस्तरीय प्रणाली घोषणा जो है या उसको बनाने की लाने की जो चीज़ें हैं वो 1957 के आसपास बलवंत राय मेहता समिति ने करी थी। चुनाव में यह है कि पहले स्थानीय शासन के चुनाव काम टाइम पर नहीं हुआ करते थे, टाइम पे करवाने के लिए इसमें आपका किया गया कि हर 5 साल में चुनाव होंगे। आरक्षण जो महिलाओं को आपका 1/3 दिया गया है, 33% दिया गया है, वो आपका 73वें और 74वें संशोधन में, ये 73वें में खास करके है। उसके अलावा SC/ST को आरक्षण भी इसी में दिया गया है। सरकार चाहे OBC लोगों को दे सकती है। तीसरा जो चौथा पॉइंट हमारा है, हम कह सकते हैं कि राज्य आपका चुनाव आयुक्त है, राज्य चुनाव आपका आयुक्त है। राज्य चुनाव आयुक्त जो है वो चुनाव की देखरेख करेगा, चुनाव सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और पांचवा आपका है राज्य वित्त आयोग। राज्य क्या है आपका? वित्त आयोग, मतलब पैसों की देखरेख करेगा, स्थानीय शासन को समय पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। छठा आपका है विषयों का हस्तांतरण। किसका? विषयों का आपका हस्तांतरण है, जिसमें आपके जो विषय हैं वो आपके लगभग 29 विषय स्थानीय शासन को दिए गए हैं संशोधन के माध्यम से। ये पॉइंट आपको सारी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान एक जीवन दस्तावेज है। जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्वेश्चन आता है कि 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। क्या चीजें जोड़ी गई? तो समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता जो है वो वर्ड जोड़ा गया। साथ ही मौलिक कर्तव्य भी 1976 में ही जोड़े गए। ये बात भी आपको याद रखनी है। 86वें संशोधन 2003 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, और 44वें संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार से हटा करके एक सामान्य कानून बनाया गया। 300 का में वर्तमान में आपका जो संपत्ति के अधिकार में शामिल है, अनुच्छेद 31 में हुआ करता था। संविधान में संशोधन की बात करते हैं तो संविधान में संशोधन आपका अनुच्छेद 368 में होता है। 3 प्रकार से होता है, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस 15 राज्यों की सहमति। सामान्य बहुमत में आपका 1/3 बहुमत चाहिए होता है, विशेष बहुमत में 2/3, और विशेष बहुमत प्लस 15 राज्य का मतलब आधे राज्य। वर्तमान में तो 28 है, तो फिर 14 राज्य यहाँ होने चाहिए। पहले 29 से 15 ठीक थे, अभी यहाँ 14 होने चाहिए। ठीक है। भारत में सर्वाधिक संशोधन किस समय हुए हैं? तो 1974 से लेकर 1976 तक। ठीक है, 74 से 76 में सबसे ज्यादा आपके 10, 12, 15 काफी ज्यादा हुए। आपातकाल का समय भी आपका है। भारत में आपातकाल लगभग 25 जून आपका 1975 में इंदिरा गांधी ने अपने आप लगा दिया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस संशोधन में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई? तो आप याद रखना 15वें आपका संशोधन में ऐसा किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान को कठोर व लचीला संविधान क्यों कहा जाता है? देखिए, संविधान हमारा कठोर इसलिए है क्योंकि संविधान के सभी क्षेत्रों में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते, मौलिक क्षेत्रों में, इसलिए जटिल है। लचीला इसलिए है क्योंकि संविधान में समय अनुसार उसमें परिवर्तन किए जा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 106 के आसपास आपके संशोधन हो चुके हैं आपके कन्फर्म। ठीक है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन आपका संशोधन संबंधी जो बढ़ाया गया है, तो आप बताइए 55वां जो आपका संशोधन है वो आपका उनके संशोधन से संबंधित है कि न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाना चाहिए। साथ ही आपका 52वां संशोधन दल बदल से है, ये 19 आपका 85 में, 86 की जगह क्या है 85 आपका होगा, 5 होगा इसमें। और 91 संशोधन भी मंत्रिमंडल का जो हिस्सा है, मान लीजिए कि 543 लोग हैं, इसमें से 15% लोग ही केवल मंत्री बन सकते, इसका प्रावधान आपका 91वें संशोधन 2003 में कर दिया गया था।
केशवानंद भारती केस क्या है? तो ये फैसला ऐसा था कि संविधान के मूल ढांचे में, मूल ढांचे का मतलब जो भी है कि भैया मौलिक अधिकार है, कोई भी चीज़ है, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बातें आपकी हैं। दुनिया के कई देशों में संविधान बदले हैं, जैसे सोवियत संघ में 1918 में, 1924 में, 1936, 77 में, और कई बार उसके बाद ही आपका लास्ट में सोवियत संघ के विघटन के बाद 1993 में बना। पर हमारा एक ही बार बना, हमने सिर्फ परिवर्तित किया है, चीज़ें ऐड की है, ना कि खत्म कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीति क्या है? देखिए, राजनीति जो है राज करने की नीति है, शासन व्यवस्था को चलाने की कला को राजनीति कहते हैं। राजनीति को जो आपका है वो राजनीति के जनक अरस्तु है, और राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो राज्य, नगर, राज्य होता है। और इनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स था, किसकी? अरस्तु की। साथ ही हेरोडोटस जो है इतिहास के जनक में, ये भी बात भी आप याद रख सकते हो। अगला आपका है कि राजनीति को लेकर लोगों की धारणा क्या है। मैं कहता हूं इस प्रकार में दो धारणाएं होती है, एक आम लोगों की, एक विद्वानों की। आम लोग कहते हैं कि राजनीति भ्रष्टाचार है, दलदल है, झूठ है, हिंसा है, घोटाला है। लेकिन वहीं पर जो विद्वान है वो कहते हैं नहीं भाई, ये जन कल्याण का माध्यम है, जन सेवा का माध्यम है, समस्या नहीं है, ये समाधान है। अरस्तु ने राजनीति को शासन आपके करने की कला के रूप में परिभाषित किया है। महात्मा गांधी का कहना था कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, और इससे जूझने के अलावा ये सिवाय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत उन आपके विचारों को, नीतियों को व्यवस्थित रूप से आपका बताता है, जिनमें हमारे सामाजिक जीवन, हमारी सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या अध्ययन करते हैं? तो हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, सामाजिक जीवन का, चाहे आर्थिक जीवन का कह लें आप, राजनीतिक जीवन कह लें, साथ ही सरकार और संविधान का, स्वतंत्रता का, समानता का, न्याय का, धर्मनिरपेक्षता का, विद्वानों के विचार, काफ़ी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए आप बताइए? इसमें नियमों को, सिद्धांतों को, समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का ज्ञान हो, इसलिए हमें करना चाहिए। शासन व्यवस्था की जानकारी के लिए हमें इसको अध्ययन करना चाहिए। साथ ही लोकतंत्र की उपयोगिता, किसका? लोकतंत्र की जो उपयोगिता है उसके लिए, साथ ही अधिकार व कर्तव्यों को समझने के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ोगा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, समाज से पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब पुरानी जो चीज़ें हैं उसको समाप्त करने के लिए, ठीक है, समाप्त करने के लिए हमें इसको अपनाना चाहिए, और एकता की स्थापना करने के लिए। साथ ही एक नंबर में आपको क्वेश्चन आता है कि प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? द रिपब्लिक, ठीक है, क्या? द रिपब्लिक। अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, और हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है। एक नंबर में आता है नेटिजन क्या है? अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को नेटिजन कहा जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही आपका है अध्याय 2, जिसमें स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता किसी भी प्रकार की सीमा, प्रतिबंधों का एक प्रकार से अभाव की बात करता है, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। साथ ही नकारात्मक व सकारात्मक स्वतंत्रता की बात हम करें तो इसमें आपके स्वतंत्रता के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और नकारात्मक जो स्वतंत्रता है, इसमें आप बता सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे लोग जो हैं आपके नकारात्मक स्वतंत्रता में हैं, और इसाक बर्लिन जैसे लोग हैं। साथ ही सकारात्मक जो स्वतंत्रता आपका है, इसमें कहा जाता है कि भैया आपके प्रतिबंध होने चाहिए ताकि समाज को व्यवस्थित रूप से चलाया जा सके। इस तरह के पॉइंट्स आपको बताने हैं। टी.एच. ग्रीन और आपके जो लोग हैं और हॉब्स जैसे लोग जो हैं वो सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। स्वतंत्रता के प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, स्वतंत्रता के कई प्रकार हैं, जिसमें एक प्राकृतिक स्वतंत्रता आपकी है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, आपका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, और मानव कार्य पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, निजी मामलों में आपको विकल्प की स्वतंत्रता है, और जीवन की सुरक्षा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। राजनीतिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी जो आपका कार्य है उसमें भाग ले सकते हैं, मतदान दे सकते हैं, किसी आपका राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल बना सकते हैं, उसके साथ ही आप चुनाव लड़ सकते हैं, किसी सरकारी पद पर बैठ सकते हैं, ये राजनीतिक आपका है। आर्थिक में आजीविका के आपके समान अवसर आपको मिलने चाहिए रोजगार के लिए, और भूख से मुक्ति हो, निश्चित घंटे आपके हो, न्यूनतम वेतन आपको दिया जा रहा हो। नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करते हैं तो रंग भेद के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, 28 सालों तक जेल में रहे। उनकी पुस्तक का नाम है आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति आपके बना दिए गए थे। आंग सांग सू की, यहाँ ठीक है पूरा नाम क्या है? आंग सांग सू की। ये म्यांमार की थी, सैनिक शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। इनकी पुस्तक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर। साथ ही लास्ट में सिंध स्वराज जो है महात्मा गांधी का। स्वराज क्या है? स्वराज एक ऐसा शासन है जिसके स्वयं के ऊपर शासन की बात करता है। स्वराज केवल स्वतंत्र नहीं है बल्कि ऐसी संस्थाओं से मुक्ति की बात करता है जिससे मनुष्य को किसी प्रकार की जो चीज़ें उससे वंचित ना रखे। अगला आपका देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति आपका 1789 में शुरू हुई, और इसमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का नारा लगाया गया। फ्रांस के शासक लुई 16 को सत्ता से हटाया गया। प्राकृतिक असमानता जन्मबद्ध होती है, प्राकृतिक और आपका जो प्रकृति द्वारा से उत्पन्न होती है और इसको सुधारा नहीं जा सकता।
सामाजिक असमानता जो है इसे समाज द्वारा आपका किया जाता है, ये समाज द्वारा उत्पन्न होती है, इसे सुधारा जा सकता है। ये पॉइंट आप बता सकते हैं। समाजवाद क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार सभी क्षेत्रों को समान रूप से लोगों पर बांटती है। अमीर गरीब की जो खाई है उसको खत्म करना चाहते हैं। और समाजवादी जो विचारधारा है वो सोवियत संघ में भी थी और कुछ हद तक चाइनीज भी इसको मानते हैं। भारत भी इसको मानता है, लेकिन पूंजीवाद भी मानता है भारत, तो दोनों चीज़ लेके चलता है। राम मनोहर लोहिया के 5 असमानताएं कौन सी है? स्त्री पुरुष के बीच में जो असमानता है, चमड़ी के आधार पर, रंग के आधार पर जो असमानता है, जाति के आधार पर जो असमानता है, साथ ही कुछ देशों में आपका औपनिवेशिक शासन खिलाफ भी है, इसके खिलाफ भी है, और आर्थिक असमानता, इसकी बात राम मनोहर लोहिया करते हैं। पिछले एग्जाम में भी आया था कि भैया उदारवाद क्या है। देखिए, उदारवाद व्यवस्था जो है मुख्य क्षेत्रों पर व्यक्तिगत लोगों का नियंत्रण होता है। बाजार में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। लोकतंत्र के सिद्धांत को अच्छा माना जाता है। ये सारी बातें आपको उसमें बतानी है। साथ ही नारीवाद क्या है? देखिए, स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों के पक्ष लेने वाला सिद्धांत नारीवाद है, जिसमें नारी जो है वो पुरुष जो होते हैं, या पुरुष हो या स्त्री हो, वो लोग जो स्त्री और पुरुष में कोई असमानता नहीं चाहते हैं वो नारीवादी ही कहलाते हैं। क्योंकि कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वो चाहते हैं कि स्त्री पुरुष को समान अधिकार मिले, वो नारीवादी हैं। उदारवादी की बात करें तो व्यक्तिगत आपकी स्वतंत्रता की बात करता है। मुक्त बाजार और राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, इसकी बात उदारवाद कहता है। समानता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह अपनी योग्यता के अनुसार विकास कर सके। किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही समानता आपकी है। साथ ही समानता के 3 आयाम है। राजनीतिक आपकी समानता, अब राजनीतिक समानता जो है किसी को भी अपना भैया नागरिक को समान नागरिकता प्रदान है, आपको मतदान का अधिकार है, आपको संगठन बना सकते हैं, अभिव्यक्ति की आपको आज़ादी है। इसके साथ ही आर्थिक आपकी समानता जो है, जिसमें आप धनी हो या निर्धन हो, उसके बीच की खाई को कम किया जाए, अवसर आपको दिए जाएं, आप अपना रोजगार खोल सकते हैं, कहीं भी आ जा सके। और सामाजिक में आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए, कुछ न्यूनतम सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी, जिससे आप अपना विकास कर सके। और कानून के समक्ष आप समान होने चाहिए। अब कानून के समक्ष समानता क्या होती है? देखो, कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि सभी व्यक्ति जो है भारत के संविधान के समान है, मतलब सभी के साथ समान व्यवहार होगा, समान कानून होगा, अमीर गरीब में ऐसा कोई भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 14 इसका वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य का हस्तक्षेप क्या होता है। देखिए, राज्य का हस्तक्षेप का मतलब यह है बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है, वस्तुओं की कीमत सरकार निर्धारित करती है, वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत सरकार ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं? देखो, पहला आप बताइए कि यहाँ पर निःशुल्क आपका प्राथमिक शिक्षा है, पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष में योजना बनाई जाती है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 के आसपास था। और निर्वाचन जो हमारा योजना आयोग है उसको बनाता है, वर्तमान में एक नीति आयोग करके वो बनाता है। दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, और साथ ही मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशित तत्व जो दिए गए सारे के सारे आपके न्याय को बढ़ावा देते हैं। अगला है सामाजिक न्याय क्या है। देखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति समान है और व्यक्ति के परस्पर जो संबंधित प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब कन्फ्यूशियस क्या कहते हैं? कन्फ्यूशियस कहते हैं गलत करने वाले को दंडित करें, भले ही पुरस्कार जो अच्छा कर रहा है उसे पुरस्कार राजा को करना चाहिए। मतलब जो गलत कर रहा है उसे दंडित करो, जो अच्छा कर रहा है उसे राजा को पुरस्कार देना चाहिए। प्लेटो कहता है द रिपब्लिक में कि न्याय से जुड़ा जो चर्चा है वो करता है। साथ ही सुकरात कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे तो किसी भी के लिए लाभ पाना आसान नहीं होगा। मान लीजिए हर व्यक्ति चोर हो जाए तो फिर चोरी करने वाले को भी फायदा नहीं हो। इस तरह की बातें आपके सुकरात करते हैं। अगला है सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए 3 सिद्धांत, ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। समानता की स्थापना, पहली बात तो आप समान लोगों के प्रति समान बर्ताव होना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना अगर आप करना चाह रहे हैं तो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, महिला हो पुरुष हो, आपके समान है तो समान बर्ताव करो। समानुपातिक में एक उदाहरण दिया गया है, एक ही क्लास के सभी स्टूडेंट्स हैं, क्या सभी को समान नंबर दिए जाएं? आपका आंसर होगा नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने जैसा लिखा है वैसा नंबर मिलना चाहिए। तो ये आपका समानुपातिक न्याय। विशेष जरूरतों ख्याल में आपका जो आपके विकलांग लोग हैं या महिलाएं हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान अगर सरकार कर रही है तो वो न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर न्यायपूर्ण बंटवारे की बात करें तो न्यायपूर्ण बंटवारा आपका जो है उसमें संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार होना चाहिए कि सभी लोगों को फायदा हो। जमींदारी जो प्रथा है उसको खत्म करना चाहिए, छुआछूत को समाप्त करना चाहिए। आरक्षण की जो व्यवस्था है वो आपकी लानी चाहिए ताकि लोगों को फायदा और हो सके। अगला क्वेश्चन हमारा है रॉल्स का न्याय सिद्धांत। इसी के साथ एक आपका हानि सिद्धांत भी होता है। ठीक है, क्या होता है?
हानि सिद्धांत भी आपका एक होता है, उसको हमने आगे पीछे बात नहीं करी, थोड़ा यहाँ बात कर लेंगे। रॉल्स का न्याय सिद्धांत कहता है कि अज्ञानता के आवरण में है, आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपकी समाज में क्या स्थिति होगी और समाज को आपको संगठित करना है, तो आप एक ऐसे विकल्प ही चुनेंगे जो सभी को फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने कहा कि लोगों को एक करना है, ठीक है जी, करना है। अब आप जिस जाति से हैं, आप जो आपका जो कलर है, आपका जो चीज़ें हैं, आप कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए फ़ायदा कर सकते हो, लेकिन हमने कहा कि आपको कुछ भी नहीं पता कि आप कैसे होंगे, आगे समाज में आपकी क्या स्थिति होगी, तो आप ऐसे कानून बनाओगे कि अगर आप कहीं भी पहुंचो तो आपको नुकसान ना हो, है ना। एक इसी की तरह एक क्वेश्चन आपका आता है, हानि सिद्धांत क्या है। देखो, हानि सिद्धांत कहता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तब लगाना चाहिए जब आप स्वयं को आत्मरक्षा करना चाहते हैं या किसी और को हानि से बचाना चाहते हैं, तो उसे हम हानि सिद्धांत कहते हैं। हानि सिद्धांत जो है ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया। किसने दिया इसको? जेएस मिल भी आप कह सकते हैं, जेएस आपका मिल भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल को जेएस मिल। और इसने दो कार्य भी बोलते हैं, एक स्व संबंध, एक पर संबंध। स्व संबंध मतलब ऐसे कार्य जिससे आपको हानि होती है, पर संबंध जिससे लोगों को भी होती है। और जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक का नाम आपको पता ही है, ऑन लिबर्टी है। क्या है? ऑन लिबर्टी। मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप, तो आप बताइए, मुक्त बाजार जो है इसमें राज्य का नियंत्रण होता है, आपका राज्य का नियंत्रण नहीं होता है, और वस्तुओं की कीमत पर बाजार की मांग जो होती है उसके आधार पर ही आपका निर्धारित होता है। राज्य बहुत कमजोर होता है, वस्तुओं का उत्पादन लाभ कमाने के लिए किया जाता है, मतलब फायदा ही मुख्य उद्देश्य होता है। अधिकार क्या है? देखो, अधिकार से हमारा अभिप्राय है उन सुविधाओं और उन अवसरों से जो मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और हम मानव हैं, मानव होने के नाते हमें कुछ अधिकार मिलने चाहिए। अधिकारों का महत्व क्या है? अधिकार का महत्व इसलिए आपका है क्योंकि स्वतंत्रता, समानता की सुरक्षा के लिए और लोकतंत्र की स्थापना के लिए, अधिकारों और समाज में अधिकार की आधारशिला रखने के लिए। अधिकारों का अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो काफ़ी अधिकार है। कानूनी अधिकार है, अब कानूनी अधिकार जो राज्य द्वारा आपको मान्य है, और इन अधिकारों को राज्य संरक्षण करता है और उस व्यक्ति को दंड मिलता है जो अधिकारों का इनका उल्लंघन करता है। सामाजिक अधिकार में देखिए, यहाँ पर आपको समाज में वे अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं। इसके बिना मनुष्य अपने दायित्व का पालन नहीं कर सकता। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये इसमें आपका आता है। सामुदायिक अधिकार भी आपको इसी में। उसके बाद राजनीतिक अधिकार, जिसमें आपको अपना शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं, वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, ठीक है, लड़ने का, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सरकार की नीतियों की आलोचना करने का आपको अधिकार मिलता है। आर्थिक अधिकार में आप बता सकते हैं कि जीवन की उचित, आजीविका की उचित आपको मूल्य मिले और वेतन आपको उचित मिले, सामान्य आपका समय निर्धारित हो, ये सारे आपके आर्थिक अधिकार है। आप कहीं भी आ जाके अपना काम धंधा देश में खोल सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार में आप अपनी किसी भाषा, किसी भी शिक्षा ले सकते हैं, किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। प्राकृतिक अधिकार की हम बात करें तो यहाँ पर आपको ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए हैं। जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का आपका अधिकार दिया जाता है, और साथ ही संपत्ति का अधिकार आपको, तीन आपके प्राकृतिक अधिकार के वर्णन में किया गया है। इस समय अगर हम बात करें तो मानव अधिकार भी आपका शब्द जोड़ा गया है, और आपको पता ही होगा मानव अधिकार आपके जो है लगभग आपका 10 दिसंबर 1948 में आपके आ गए थे, जो मानव के अधिकारों की बात करता है, मानव अधिकारों की, सार्वभौमिक मानव अधिकार की। इमानुएल कांट क्या कहते हैं? तो इमानुएल कांट कहते हैं कि हर व्यक्ति की, हर मनुष्य की अपनी गरिमा होती है, उसका एक अपना व्यवहार होता है, उसे कुछ के अधिकार मिलने चाहिए, जिसमें 3 पॉइंट बोलते हैं वो, कि हमें दूसरे के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसे हम अपने लिए दूसरे से अपेक्षा करते हैं, तो दूसरे से हमें वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम दूसरे से चाहते हैं। यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए सिद्ध करने के लिए साधन नहीं बना रहे हैं, और हम लोगों को सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वह उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए कि वो मनुष्य है, इसलिए हमें लोगों को सम्मान करना चाहिए। मानवाधिकार अगर हम बात करें सार्वभौमिक, तो 10 दिसंबर 1946 में आपका हुआ था। कर्तव्य क्या है? तो भैया बताइए, कर्तव्य एक प्रकार का समाज, हमारा समाज के प्रति एक कर्तव्य है जो हमें अधिकारों के प्रति बदले चुकाना पड़ता है। आपको पॉइंट बता देना है। अगला कर्तव्य के हम प्रकार की बात करें तो आपके नैतिक कर्तव्य हैं और कानूनी कर्तव्य हैं। नैतिक में आप माता पिता की सेवा करना, गांव और नगर देश के विकास में सहयोग करना, असहाय लोगों की सेवा करना और सहायता करना। कानूनी कर्तव्य की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कानून का पालन आपको करना पड़ेगा, नहीं करने पर आपको कानूनी कार्रवाई भी आपके खिलाफ की जाएगी। ये पॉइंट आपके, जैसे देश का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये सब आपके कानूनी कर्तव्य हैं। नागरिकता क्या है? देखिए, नागरिकता से अभिप्राय है किसी एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता को नागरिकता का आपका कहते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने नागरिकों को अधिकार दे रखा, जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार, मतदान का, आस्था की स्वतंत्रता, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा पाने का अधिकार, सारे अधिकार दे रखे हैं। समान नागरिक अधिकार क्या है? तो काफ़ी लंबा इसके लिए संघर्ष चला है, जैसा आपको पता है यूरोपीय लोगों ने काफ़ी लंबा करा है। 1789 में आपका फ्रांसीसी क्रांति में आया। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों के खिलाफ जो आपका रहा, जिसमें अश्वेतों के साथ भेदभाव था। मार्टिन लूथर जो कि अमेरिका में काली गोरी जो भेदभाव था उसके खिलाफ आपके लड़े। सारे पॉइंट्स आपको बताने हैं।
संपूर्ण और समान सदस्यता क्या है? तो इसका अभिप्राय है देश जो नागरिक हैं, देश चाहे कहीं भी रह रहे हों, पढ़ने का, काम करने का अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। अमीर हो गरीब हो, नागरिकों को कुछ मूलभूत सुविधाएं आपकी प्राप्त होनी चाहिए। एक नंबर में आता है कि फुटपाती जो दुकानदारों के लिए नीति है वो कब बनाई गई? 2004 में राष्ट्र नीति आपकी बनाई गई थी, जिसमें अपने अधिकारों को लेकर ये बात कर सकते हैं। टी.एच. मार्शल की पुस्तक का नाम है आपका नागरिकता और सामाजिक वर्ग है। याद रखना कि टी.एच. मार्शल जो है उसमें नागरिकता और सामाजिक वर्ग, इन्होंने नागरिकता को किसी पूर्ण समुदाय के सदस्य के रूप में प्रतिष्ठा रूप में परिभाषित किया है। साथ ही इन्हीं धारणा में समानता की जो चीज़ें हैं वो आपकी विभाजित हैं। इसमें 3 आपके क्षेत्र हैं नागरिक अधिकारों के। नागरिक आपके जीवन, आज़ादी, जायदाद की हिफाजत, ठीक है। साथ ही इसमें आपका पहला होगी, उसके बाद देखिए दूसरा, राजनीतिक आपका शासन प्रणाली में भाग लेने का अधिकार, और सामाजिक में शिक्षा और रोजगार सुलभ आपका अधिकार। ये पॉइंट आपको बताना है। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? जन्मगत, अगर आपने कहीं जन्म लिया, जैसे भारत में आपने जन्म लिया, तो आपको नागरिकता अपने आप मिल गई है। पंजीकरण, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं कि मुझे नागरिकता चाहिए, तो भी आपको मिल सकता है। परंपरा, आपका खानदान ही यही है तो भी आपको मिल सकता है, आपके खानदान के लोग यहाँ थे, आप कहीं और थे, फिर भी आपको मिल सकता है। किसी भू क्षेत्र पर, राज्य क्षेत्र में आपको मिलना हो सकता है कि भारत पाकिस्तान मिल जाए तो पाकिस्तान के लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। साथ ही विवाह में आप बता सकते हैं कि आपने किसी देश में शादी करी, आप वहाँ के नागरिक आसानी से बन सकते, जैसे ग्रीन कार्ड आपने सुना होगा है ना, अमेरिका या किसी फॉरेन कंट्री में। साथ ही नागरिकता जाने के क्या कारण है? नागरिकता कैसे जा सकती है? तो आप देशद्रोह अगर कर दो देश के खिलाफ तो आप नागरिकता खो सकते हो। लंबे समय से देश से आप बाहर रहो तो भी खो सकते हो। नागरिकता का जो वर्णन है भाग 2 में और अनुच्छेद आपका 5 से 11 में इसका वर्णन है। एक राष्ट्र की क्या मान्यताएं होती हैं? देखिए, राष्ट्र को बढ़ावा देने वाली क्या चीज़ें, एग्जाम में काफ़ी आता है, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्र को बढ़ावा देने वाले तत्व क्या है, मूल तत्व क्या है? तो एक साझा इतिहास एक राष्ट्र का होता है, हम सबका एक साझा इतिहास है। जैसे अगर हम राणा प्रताप की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, शिवाजी की बात करें, है ना, और झांसी की रानी की बात करें, मंगल पांडे की बात करें, ये सब हमारे गौरवान्वित लोग हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम अगर हम बात करें तो ये साझे जो लोग हैं हमारे लिए, मतलब हमारे समाज के लिए करें, ये हमारा साझे इतिहास को दर्शाएंगे आगे चल के भी। साझा राजनीतिक आदर्श, जिसमें हम कैसा शासन व्यवस्था चाहते हैं, कैसी व्यवस्था चाहते हैं, उसके बारे में है। साथ ही साझा विश्वास, हम सबका एक विश्वास है कि हम ऐसे ही व्यवस्था में रहना चाहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहना चाहते हैं। साथ ही साझी राजनीतिक पहचान, जिसमें हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, और भू क्षेत्र हमारा है, और साझी संस्कृति हमारी, ये सारी चीज़ें राष्ट्र को बढ़ावा देती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल और भारतीय मॉडल में क्या अंतर है? काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप बता सकते हैं कि जो पश्चिमी मॉडल है वो राज्य और धर्म में संधि विच्छेद, ये संबंध विच्छेद की बात करता है। कहता है कि राज्य अलग होगा और धर्म अलग होगा, राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई बात नहीं कहेगा, ये सारी बातें हैं। और ये आपकी जो बातें हैं इसमें आपको बताना है कि धर्म, राज्य और समर्थित धार्मिक सुधार के लिए कोई जगह नहीं, मतलब राज्य धर्म में कोई सुधार भी नहीं करेगा। लेकिन भारत वाला कहता है कि हमारे लिए कोई धर्म समान तो नहीं है, लेकिन हम लोग अलग नहीं रहेंगे, धर्म राज्य कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आपके जुड़े रहेंगे, जिसमें अल्पसंख्यक और सभी वर्गों को धर्म मानने की आज़ादी होगी। भारत समय अनुसार अगर किसी धर्म में कोई समस्या है तो उसको सुधार करेगा, ये भारतीय मॉडल आपका कहता है। इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही देखिए, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर। इससे बाहर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले, इसको समझ लो तो आप और भी क्वेश्चंस को बना पाओगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। इसके साथ दोस्तों, जय हिंद।